हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु वर्मा और आप देख रहे हैं ऋषि कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्थानीय सुशासन के बारे में। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जो कि शासन व्यवस्था का जो है तीसरा अंग माना जाता है। और पहले स्थान पे आता है आपका केंद्र सरकार, उसके बाद जिसे हम संघीय सरकार भी कहते हैं, दूसरे स्थान पे आती है राज्य सरकार और तीसरे स्थान पे आती है जो आपकी स्थानीय सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायत हो गया, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम हो गया। तो ये शासन का तीसरा अंग है और इसके बारे में पढ़ना है। ये भारतीय संविधान में जब शुरू से लागू किया गया तो उसमें नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। तो इसको हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है स्थानीय स्वशासन हमारे इस जो है संविधान में जो इसको जोड़ा गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि शासन व्यवस्था में जो है टोटल 3 प्रकार के बॉडी पाई हुई। क्या? एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सुशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों 2 प्रकार के क्षेत्रों में होता है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्या होगा कि आपका स्थानीय सुशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लागू होगा। तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास की प्रक्रियाओं को, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक, यानी शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया जाएगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। जब शक्तियां ज्यादा से ज्यादा बटेंगी, केंद्रीकृत नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा कि वो शासन व्यवस्था का एक अच्छा ढंग माना जाता है। जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो क्या होता है कि जो सारे काम होते हैं बहुत अच्छे से चलते हैं, सुचारू रूप से चलते हैं। लेकिन अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अगर सारी शक्ति एक सरकार के पास आ जाए, केंद्र सरकार के पास आ जाए, तो वो जैसा चाहे वैसा शासन कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार के पास आ जाने से क्या होता है कि राज्य सरकार अपनी राज्य की जरूरतों को समझती है और अपने राज्य के हित के लिए वो कदम उठाती है। ठीक है, ऐसे ही राज्य से हटके स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वो स्थानीय समस्याओं को, जैसे कि रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करती है, समाज के ऊपर फोकस करती है और उनका पूर्ण विकास करती है। तो अगर शक्तियों का बंटवारा होता है, फेडरलिज्म, संघवाद अपनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है और अच्छे तरीके से लोकतांत्रिकरण होता है और विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लॉर्ड रिपन थे, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अपनाया गया था लॉ, ठीक है, तो उसके पहले उसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 1884 तक इनका जो है ये पूरा कार्यकाल, मतलब वो रहा है कि पूरा इनका एज रहा है कि 1800 इनका कार्यकाल है 1880 लेकिन 1884 तक। तो इन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और इन्हें 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। इन्होंने 1882 में क्या की? जिला बोर्डों की स्थापना की और वहीं से जो है स्थानीय सुशासन की शुरुआत मानी जाती है। तो लॉर्ड रिपन कौन है? स्थानीय सुशासन के जन्मदाता है। महात्मा गांधी का कथन भी है इस संबंध में कुछ, तो इसको आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी स्थानीय सुशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। तो गांधी जी की बात को ही मान के जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम स्वराज की कल्पना या पंचायती राज की कल्पना की गई थी। तो उन्होंने गांधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु या तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो ये गांधी जी के द्वारा एक सच्चा लोकतंत्र क्या होता है, उसमें लोक जन भागीदारी का कितना महत्व होता है, इसके बारे में यहाँ जो है तो काट डाला गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस चीज के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि गांव में उस समय ही जाति व्यवस्था ये अपने चरम पे थी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब चरम पे थी। और अंबेडकर जी का मानना था कि अगर गांव में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, ठीक है, स्थानीय सुशासन की तीसरे स्तर की व्यवस्था, तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ी जातियों का प्रभुत्व होगा वो लोग जो है पद पे बैठ जाएंगे और छोटी जातियों का फिर से वो लोग शोषण स्टार्ट कर देंगे। तो जो हम लोग संविधान अपना के जो समाज से बुराइयों को खत्म करना चाह रहे हैं वो चीजें फिर नहीं खत्म हो पाएंगी। अनुच्छेद 17 जो कि आपके
अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अधिकार है, उसकी कोई भी वो चीज नहीं रह जाएगा, रिलीवेंस नहीं रह जाएगा आगे चल के। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस चीज के पक्ष में नहीं थे कि स्थानीय स्वशासन को अपनाया जाए या पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए। नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है आपके अनुच्छेद 40, तो गांधी जी की बात को मानते हुए जो है उसको वहां पे रखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम तो क्या थे कि 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भी शुभारंभ किया गया। दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को जो शुरुआत किया गया था ये राजस्थान में शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अब इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि किन किन समितियों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को या स्थानीय सुशासन को अपनाने की बात की गई थी। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में गठित की गई थी। इसमें क्या था कि असफल होने का कारण इसका क्या है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि स्थानीय सुशासन को लागू किया जाए, लेकिन इसके असफल होने का क्या कारण था कि जन भागीदारी का अभाव था। ठीक, सुझाव क्या दिया गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक, इसके बाद क्या है कि बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी या जो सुझाव था उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था किस चीज को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जो है जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत के गठन की बात बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा, मतलब किसने कहा, ये आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिले का बगदेरी गांव जो है ये जो है बना था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आ गई तो उसके आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इन 2 जगहों पे 2 अक्टूबर 1959 और 11 अक्टूबर 1959 को ये जो है आपकी पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था। ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको वही जो बता दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अशोक समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ये भी इंपॉर्टेंट है, जो है क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में कि इसने क्या किया था, इसने किस चीज के बारे में बताया था। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें ब्लॉक स्तर पर दोस्तों आपका मंडल पंचायत है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद या जिला पंचायत है। तो 2 स्तरीय पंचायतों की बात कौन करता है, अशोक मेहता समिति ऐसी समिति है जो 2 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। इसके बाद ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। और एससी और एसटी के आरक्षण की बात किसने की थी, इसी समिति ने की थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है जो कि 1985 में आई थी, ये जीवीके राव के द्वारा, जीवीके राव। ठीक है, जीवीके राव समिति आपकी 1985, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसके बाद आ जाती है आपकी एलन सिंघवी समिति जो कि 1986 में लाई गई थी और इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई थी। तो संवैधानिक दर्जा देने की मांग किस समिति के द्वारा की गई थी, एलन सिंघवी समिति। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में करना है, सिंघवी यानी संवैधानिक दर्जा। तो एलन सिंघवी समिति ने जो कि 1986 में आया था, तो इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, इसी ने भी दिया था, इसने भी दिया था, जो है एलन सिंघवी समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। दोस्तों ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी दिया गया था, किसके द्वारा, एलन सिंघवी समिति के द्वारा।
और राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया गया था इसी समिति के द्वारा। तो दोस्तों ये जितना अभी आपने कितना समिति के बारे में पढ़ा, एक बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपने पढ़ा है जो कि 1957 में जो है उसको गठित किया गया था, और उसी के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। उसके बाद आपका अशोक राय मेहता समिति जो कि 1977 में, और GV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में। तो LM सिंघवी समिति जो थी वो जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा देके पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत किया जाए, और जिससे पूरे देश में तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना हो सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों है आपका PK थुंगन समिति जो कि 1989 में आई थी, और इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था, तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। तो संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग 2 समिति ने की थी, एक PK थुंगन समिति और दूसरी आपके पीछे जो बताया गया, आपको क्या बताया गया दोस्तों, पीछे आपको बताया गया ये समिति आपका है LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, इन 2 समितियों ने बात किया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था दोस्तों, लेकिन ये जो है लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय राज्यसभा में कांग्रेस का जो है बहुमत नहीं था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया गया था 1992 में। तो क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में ये पारित हो गया, ठीक है, पंचायती राज जो विधेयक था वो पास हो गया। इसके बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए, और 24 अप्रैल से पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया। और इसी वजह से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम 73वें पंचायत जो है संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या चीजें जोड़ा गया, इसके बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। तो इसके द्वारा दोस्तों संविधान के भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 से 243 तक का जो है प्रावधान किया गया। तो भाग 9 में संशोधन किया गया था, और अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया था, और 243 से लेकर 243 तक बनाया गया था। तो इसमें देखते हैं कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितनी अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 10 पहली थी, 10वीं वाली अनुसूची वो दल बदल कानून के विरोध में थी, और जो है इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों को जोड़ा गया। कितने विषयों को? 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी, ठीक। इसके बाद पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, यानी पंचायतें 3 स्तर पर होंगी, एक जो है ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिले के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। इसके बाद ग्राम पंचायती राज संस्था प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब लागू होगी तो उसमें जब सदस्यों का चुनाव होगा तो उसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया, और पंचायत अगर भंग हो जा रहा तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन यानी चुनाव 6 महीने के अंदर होगा, ठीक है। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया था, और OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया था। अगर राज्य सरकार चाहे तो OBC को आरक्षण दे सकती है, और ना चाहे तो ना दे, ठीक है। इसके बाद हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा, इसकी बात की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगर कोई ग्राम सभा का चुनाव होता है, और चुनाव के 2-3 महीने बाद अगर जो है
क्या होता है कि अगर जो सदस्य चुन के आया है उसकी असामयिक मृत्यु या कुछ हो जाता है ऐसा कि उसे अपना पद खाली करना पड़ता है, तो क्या होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन अगर 6 महीने ही बचे हों और उस समय कोई ऐसा घटना घटता है कि उसमें जो है सदस्य का पद खाली हो जाता है, ग्राम पंचायत यानी जो सरपंच का पद है वो खाली हो जाता है, तो चुनाव तत्काल नहीं कराए जाते हैं, वो निर्धारित समय पे ही कराए जाते हैं। जब 5 साल पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद चुनाव होगा। ऐसा तब होता है जब केवल 6 महीने ही बाकी रहेगा और उस बीच में अगर पद खाली होता है, तब इस तरीके का वो जो है अपनाया जाता है कि जब 5 साल पूरा हो जाएगा तभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि पंचायती राज संरचना, पंचायती राज की जो संरचना है उसमें क्या क्या है कि इसमें ग्राम सभा आती है, और ग्राम सभा होती क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हों, ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक का जनसंख्या होना जरूरी है। ठीक है, आवश्यक है। तो मतदाता सूची में जो ग्राम सभा क्या होता है इसका क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि गांव के उन लोगों का समूह जिनका नाम मतदाता सूची में हो और मिनिमम 200 लोग गांव में होने चाहिए। ठीक है, जो इनका नाम मतदाता सूची में है। ठीक है, तो ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो जनसंख्या यानी कि ग्राम सभा में 200 लोग ऐसे होने चाहिए जिनका नाम मतदाता सूची में, उस ग्राम सभा के गांव के मतदाता सूची में उनका नाम हो। ग्राम पंचायत क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत जो सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है, तो जो सदस्य चुन के आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत के सदस्य बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत वार्ड सदस्य, मुखिया यानी कि प्रधान आते हैं, और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है? पंच आते हैं, सरपंच आते हैं। ठीक, और एक सरकारी अधिकारी भी होता है जिसका नाम होता है ग्राम सेवक या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखते हैं पंचायती राज संस्था की संरचना। इसी में आता है पंचायत समिति और इसका है इसके बाद जिला पंचायत। तो पंचायत समिति में जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो ब्लॉक प्रमुख होता है और उपाध्यक्ष भी एक होता है। ठीक है, और कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो पंचायत समिति में यानी कि जो ब्लॉक स्तर पे पंचायत होता है वो ब्लॉक प्रमुख जो है उसका भी चुनाव किया जाता है। कहीं कहीं क्या है, इसका भी चुनाव जो है डायरेक्ट तरीके से किया जाता है या तो जो है इनडायरेक्ट तरीके से भी किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है, ये राज्य सरकार के ऊपर है। जबकि क्या होता है कि जो अगर वो समिति होती है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं तो उनकी बात की जाए अगर, तो कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो उस क्षेत्र के जो आपके विधायक, सांसद होंगे वो भी उसके सदस्य होते हैं, और एक सरकारी अधिकारी जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं वो भी उसका जो है सदस्य होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों है कि जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में क्या आते हैं? एक अध्यक्ष आता है, एक उपाध्यक्ष है। इसमें भी वही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव जो है या तो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाए या तो फिर इनडायरेक्ट तरीके से किया जाए। ये राज्यों के ऊपर है कि वो चुनाव कैसा कराते। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा और उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसका हिस्सा हो सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका जो सदस्य होता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है, इसका सदस्य होता है। तो इन चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत में कौन कौन से सदस्य होते हैं इनके बारे में यहाँ लिखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो है पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं उसमें समिति में, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपका है कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243O ये किन किन चीजों की बातें करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 जो है वो परिभाषा बताता है कि ग्राम सभा क्या होता है। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा और अनुच्छेद 243 भी पंचायतों की गठन की बात करता है। इसके बाद पंचायती संस्थाएं जो है त्रिस्तरीय आधार पर जिन पर राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विसदनीय हो सकती है। अगर राज्य की जनसंख्या जो है, ठीक है, अगर 20 लाख से कम होगी तो वहां पर 2 सदनीय जो है आपका द्विस्तरीय यानी कि जो है द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का होगा, गठन होगा। ठीक है,
और अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है कि पंचायतों की संरचना किस प्रकार से होगी। 243 जी जो है आपका स्थानों के बारे में, आरक्षण के बारे में है कि कितने स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तो कुछ जो है राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण रखा है, जिसमें बिहार जो है, बिहार जैसे राज्य आ जाते हैं। और कुछ जगहों पर जैसे वो 1/3 सदस्य तो मिनिमम है जो रखा गया है, उसके ऊपर अगर रखना चाहता है कोई भी राज्य तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि महिलाओं को कितना आरक्षण दे रहा है। लेकिन 1/3 तो महिलाएं होनी ही चाहिए, ये संविधान में लिखा गया है। SC और ST के आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। महिलाओं को कम से कम 1/3 का आरक्षण मिलेगा और OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 243 दोस्तों जो है कार्यकाल के बारे में बात करता है, जो कि 5 वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 243 जो कि सदस्यों की योग्यता के बारे में बताता है। और पंचायत का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी जो है कोई व्यक्ति पंचायत सदस्य बन सकता है, ठीक है। यानी सरपंच भी बन सकता है, ब्लॉक प्रमुख भी बन सकता है, या जो है आपका जिला पंचायत सदस्य भी बन सकता है। तो लेकिन इन सब में क्या होना चाहिए कि उम्र 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 243 उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, फिर से एक बार रिपीट हो गया है वो सब चीज़ें। तो उसके बाद यहीं पे आपका जो है दोस्तों ये लेक्चर खत्म होता है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जितने महत्वपूर्ण जो टर्म्स है इनको बता दिया गया है, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।